जहां पर मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर नामक चैप्टर की। जी हां, एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 2 है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना। जी हां, हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये अपने चैप्टर का नाम है। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब परमाणु संरचना। ठीक है जी, परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ठीक है जी, अपने पास इस चैप्टर का नाम है ना। चलिए, ओके, ठीक है, स्वागत सभी का। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, गुड इवनिंग। एक ही कमेंट को बार बार ना करें। हाँ, मैंने भी 3-4 दिन आप लोगों को बहुत मिस किया। ठीक है, हाँ, कुछ दिनों से क्लास नहीं ले रहा था क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और हाँ, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। चलिए, अब क्लास लेंगे, कंटिन्यू क्लास होंगी, है ना। हाँ, सब अच्छे हैं, अब एकदम ठीक हैं। अब आप लोग अपना फोन जो है वो हॉरिजॉन्टल मोड पर रखो और आ जाओ, टॉपिक पर बात करते हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को जो अपने पास क्वांटम संख्याएं होती हैं वो समाप्त की थी, और चक्रण क्वांटम संख्या जो है उसके बारे में बताया था। आज की इस क्लास के अंदर अगले पॉइंट पर बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जी हाँ, उस पर हम लोग बात करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है परमाणु कक्षकों की आकृति या ज्यामिति। ठीक है, किस पर बात करेंगे? परमाणु कक्षकों की आकृति पर। यह अपने पास टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करेंगे, परमाणु कक्षकों की आकृति। आकृति, ठीक है, ये अपना टॉपिक है। हाँ, चलिए, सिंपल बात, ठीक है ना। जी हाँ, इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आकृतियां। क्या है? शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सखा, हम लोग जब इसके बारे में बात करने वाले हैं उससे पहले मैं आप लोगों को यह क्लैरिफाई पहले ही कर देता हूं कि अपने पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना भाई, क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये होते हैं 4। क्या कहा? अपने पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये कितने होते हैं? 4। कौन कौन से कक्षक हैं भाई साहब? एक तो है एस कक्षक, एक है पी कक्षक, एक है डी कक्षक, और एक है एफ कक्षक। आप इनको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। हम चाहे तो इनको ऐसे लिख सकते हैं। ये 4 कक्षक है जिनकी आकृति हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना। जी हाँ, अब देखो, हाँ, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक, इन सब के बारे में। ठीक है, तो भाई अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बात ये बता देता हूं जी। अब देखो, इसमें ना एक ऐसा स्थान होता है कक्षक के अंदर, एक ऐसा स्थान होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ना के बराबर होती है, शून्य होती है, बहुत कम होती है। देखो, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे कक्षक कहते हैं, मगर सखा जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ना के बराबर होती है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जी हां, उस भाग को हम लोग कहते हैं नोड या नोडल तल। क्या कहते हैं? नोड या नोडल तल कहते हैं। वापस से सुन लो, मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। कक्षक में वह भाग या कक्षक में वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना
जीरो होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। जी हाँ, क्या, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो है वो जीरो होती है, ठीक है। संभावना, या हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व, इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व शून्य होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो है वो कितनी है, जीरो है, ठीक है। जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, ठीक, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, या तो कहेंगे नोड, या इसका दूसरा नाम होता है नोडल सतह। नोड या नोडल सतह कहते हैं। बस इतनी सी बात है भाई साहब, ठीक है। अब आगे की बात ये भी सुन लो कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर जो नोडल सतह है इनकी संख्या भी बढ़ जाती है। किसका मान बढ़ने पर, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, किसका, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर, संख्या का मान बढ़ने पर नोड भी बढ़ जाते हैं। कौन बढ़ जाता है, नोड जो है ये भी बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाने पर, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ जाने पर नोड जो होते हैं इनकी संख्या भी बढ़ जाती है। ये सिंपल सी बात है। देखो, अब बात ये सिंपल है, मगर दूसरी बात क्या है, अब हम एक एक की बात करेंगे, ठीक है ना। घनत्व शून्य का मतलब है कि पाए जाने की संभावना जो है वो जीरो है, ठीक है ना। हाँ, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता उसे नोडल कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता उसे ही क्या कहेंगे, नोडल कहेंगे, ठीक है। अब आगे की बात, अब एक एक कक्षक पर बात करेंगे और सबसे पहले एक्स कक्षक जो है ना, एस कक्षक, इसकी आकृति की बात करेंगे। तो इसमें सिंपल बात अपने को क्या ध्यान में रखनी है, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल जो है वो कैसी होती है भाई साहब। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल जो है वो होती है अपने पास कैसी, गोलाकार, स्फेरिकल होती है। एस कक्षक की आकृति जो है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है, ठीक है। एस कक्षक की ज्यामिति या आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है, ठीक है। एस कक्षक जो है उसकी ज्यामिति आकृति कैसी होगी, गोलाकार होगी, ये पहली चीज। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें, जिसका जो नाभिक होगा ना वही क्या है, केंद्र है, या फिर हम ये कह सकते हैं इसका नाभिक ही क्या होता है, केंद्र होता है, सेंटर होता है। क्या होता है, केंद्र होता है। इसका नाभिक ही क्या होता है, केंद्र होता है, पहली चीज। वहीं पर हम लोग बात करें तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, किसकी वैल्यू बढ़ेगी, जी हां, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे s का आकार जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। किसका, s का आकार बढ़ता चला जाएगा। n मतलब क्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, n का मान बढ़ने पर मान बढ़ने पर क्या होता चला जाएगा, कक्षक जो S है उसका आकार भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। S कक्षक का आकार भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, का आकार भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा या बढ़ता है, ठीक। कहने का अर्थ यह है
कहने का अगर हम लोग बात करें तो हमें दूसरी चीज इस पर भी ध्यान देना होगा, क्या कि भाई द्विविमीय तल जो है, अब द्विविमीय तल क्या होता है, एक तो होता है 3D। 3D जैसे जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे का कॉर्नर देखो, कोई भी एक कोना, उस कोने में आपको 3 जो दिशाएं हैं वो दिखाई देंगी। जैसे इस पैनल पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो एक दिशा इधर जा रही है, एक दिशा इधर जा रही है और एक दिशा इधर जा रही है, वो तो है 3D। मगर अपना पेपर जो है, अपना पैनल जो है, ये तो 2D है, अपना बोर्ड जो है वो तो 2D है। तो द्विविमीय तल में ये कैसा दिखता है, ये गोलाकार ना दिखकर वृत्ताकार दिखता है। कैसा, गोलाकार ना दिखकर कैसा दिखता है, वृत्ताकार दिखता है। किसमें, द्विविमीय तल में। ठीक है जी, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो हम यहां पर ये भी बताएंगे क्या कि द्विविमीय तल में एस कक्षक कैसा दिखता है, वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार दिखता है किसमें, द्विविमीय तल में। वहीं पर हम लोग अगर बात करें इसकी ज्यामिति की तो देखो, एक ये हो गया, ठीक है, एक और हो गया, एक और हो गया और एक और हो गया। अब आपको इन सबके बीच में एक अंतर जो है वो दिख रहा होगा, और वो अंतर है किसका, आकार का। अगर ये जो है ना, ये 1s है तो ये 2s होगा, और ये 3s होगा, और ये 4s होगा। हमने देखो क्या लिखा है, n का मान बढ़ने पर s कक्षक का आकार जो है वो बढ़ता है। कहने का मतलब ये है, n की वैल्यू यहां 1, यहां 2, यहां 3, वहां 4। ठीक है, इसका मतलब आप लोग कह सकते हो, क्या कह सकते हो सखा, आप लोग कह सकते हो कि 1s इज लेस देन 2s, विच इज लेस देन 3s, ये लेस देन होगा 4s से। ठीक है ना, आकार का बढ़ता क्रम है ये। s कक्षक में किसके, आकार का बढ़ता क्रम। s कक्षक में किसका, आकार का बढ़ता क्रम है ये। ठीक है ना, जी हाँ। तो ये सिंपल सी बात हो गई अपने पास, s कक्षक जो है इसका आकार लगातार बढ़ता रहेगा, है ना, जी हाँ। चलिए आगे हम आपको बात बताते हैं, s कक्षक जो होते हैं उनमें कोई दिशा नहीं है, मगर ये गोलाकार सममित होते हैं। s कक्षक कैसे हैं, गोलाकार हैं, इसलिए इनमें कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है ना, जी हाँ, और इसलिए हम इनको अदिशात्मक और गोलाकार सममित कहते हैं। मगर आप लोगों को जानकर अच्छा लगेगा कि s कक्षक में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होती है वो हमेशा बराबर होती है, समान होती है। ठीक है, s कक्षक गोलाकार व सममित होते हैं, सममित होते हैं, जिनमें गोलाकार तो है ही, अदिशात्मक सममित होते हैं, जिनमें नाभिक के चारों ओर किसके, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना समान होती है। हर स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कैसी होंगी, समान होंगी। s कक्षक नाभिक नहीं है, s कक्षक जो है, ठीक है ना, ठीक है, s कक्षक जो है उसके केंद्र में नाभिक है। किसके, उसके केंद्र में नाभिक है। सिंपल बात ये है। ठीक, चलिए अब आगे की बात सुनो। अब कुछ लोग कह रहे सर s कक्षक का मतलब क्या है, तो भाई s कक्षक का मतलब हालांकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मगर मैं वापस से आप लोगों को बता देता हूं। देखो SPDF, S मतलब शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड, और हमारे पास F फॉर होता है फंडामेंटल। ये हमारे पास स्पेक्ट्रम की रेखाएं थी, उनके नामों के आधार पर इनके नाम
दिए गए। ठीक है, ये एस कक्षक के बारे में अपने पास जो जो चीजें अपन को चाहिए थी वो बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पी कक्षक की आकृति पर बात करेंगे। किस कक्षक की आकृति पर? पी कक्षक की आकृति पर। पी कक्षक की आकृति। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि पी कक्षक जो है उसके उपकोष में, किसके? पी कक्षक के उपकोष में अगर हम लोग बात करें, है ना, हाँ, एल कक्षक है कि कक्षक? देखो एल जो है वो कैपिटल एल जो है ना वो क्या है? कक्षा है। मैंने कक्षक और कक्षा पहले ही पढ़ा दिए भाई, अब ऐसे कंफ्यूज हो गए तो गलत बात है। मैंने जब क्वांटम संख्याएं पढ़ाई हैं उससे पहले कक्षा क्या होती है, कक्षक क्या होते हैं स्पष्ट बताए हैं, पहले ही बताए हैं भाई, गलत बात में कंफ्यूज मत हो। हाँ, सममित का मतलब मैं बता दूंगा, कोई ज्यामिति है जिसको आप ऊपर से काटो या मतलब हॉरिजेंटल काटो या वर्टिकल काटो तो दोनों भाग बराबर दिखाई देती है, उसे हम सममित कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एक बॉल है, बॉल को बराबर बीच में से काटो तो दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे, ऐसी ज्यामितियों को हम लोग क्या कहते हैं? सममित कहते हैं। कैसी ज्यामिति? ऐसी ज्यामिति सममित कहलाती है। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहली बात तो यहां पर हमें यह पता होना चाहिए कि पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। 3 कक्षक। एक बात तो यह पता होना चाहिए, ठीक है ना? जी हां सर, आपने बताया था कक्षा और कक्षक में, कक्षा के अंदर कक्षक पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, और कक्षा कोश में उपकोष पाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं, ठीक है ना? हाँ देखो यहां समझो, सारी चीजें यहां समझ में आ जाएंगी। पी कक्षक की आकृति पर बात करें, पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं, पहली चीज ये। वहीं दूसरी बात, पी कक्षक की जो आकृति है ना, किसकी? पी कक्षक की आकृति डंबल के समान होती है। पी कक्षक की आकृति कैसी होती है? डंबलाकार होती है। कैसी? डंबलाकार। पी कक्षक की आकृति कैसी है? डंबलाकार होती है, सिंपल बात है। इसमें क्या होता है? नाभिक जो होता है वो मूल बिंदु पर होता है, ठीक है ना? जी हां, क्या नाभिक कहां होते हैं? मूल बिंदु पर होते हैं, ठीक है? नाभिक कहां है? मूल बिंदु पर होते हैं, ठीक। और मूल बिंदु जो है उसके दोनों अक्ष पर डंबल की पालियां बनी हुई हैं, ठीक है ना? जी हां, ठीक है। हर पी कक्षक के 2 भाग होते हैं। डंबल को, डंबलाकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डंबल शेप्ड कहते हैं। नहीं, एस के पास एक ही कक्षक होता है बेटा, ठीक है। डंबल को, डंबलाकार को इंग्लिश में कहते हैं डंबल शेप। देखो प्रत्येक पी कक्षक जो होता है, प्रत्येक पी कक्षक की कितनी? 2 पालियां होती हैं, या प्रत्येक पी कक्षक के 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं जिन्हें पालियां कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? पालियां, लॉब्स कहते हैं। पालियां, लॉब्स कहते हैं। ठीक है, जी हां, क्या कहेंगे? लॉब्स। इन दोनों पालियों के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या? ये मैक्सिमम होती है, ठीक है ना? या फिर बराबर है, ये लगा दो, दोनों पालियों में किसके? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना
कैसी होती है? बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होती है वो कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है ना? जी हाँ, बिल्कुल बताऊंगा उपकोष और कक्षक में, है ना, अंतर। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है वो बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक, ये पालियां होती कहां हैं? नाभिक से गुजरने वाले तल के दोनों ओर स्थित होती हैं। ठीक है ना? जी हां, ये पालियां कहां हैं? ये पालियां नाभिक से गुजरने वाले तल के दोनों ओर स्थित होती हैं। ठीक है ना? जो तल है उसके दोनों ओर स्थित होती हैं। ठीक, सिंपल सी बात है। अब देखो, ये जो पालियां हैं ये मतलब px, py, pz है ना, इन अक्षों पर निर्धारित होती हैं। इसीलिए इनका नाम जो है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जी हां, इसीलिए इनका नाम जो है वो px, py और pz निर्धारित किया गया है। हमने क्या कहा? p के पास 3 कक्षक होते हैं। p उपकोष में 3 कक्षक, कौन कौन से? px, py, pz होते हैं। कौन कौन से हैं? px, py और pz ये हैं। ठीक है, अब रही बात अपने पास क्या, ये भी ध्यान से समझो। तीनों कक्षक बता दिए। ठीक, प्रत्येक कक्षक की या फिर इन कक्षकों में जो पालियां हैं ना, कक्षकों में क्या है? जो पालियां, किसके? एक्स, वाई, जेड अक्ष के क्या मानी जाती हैं? निर्दिष्ट मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? निर्दिष्ट, मतलब उस पर लगी हुई है, स्थिर है, रुकी हुई है, ये मानी जाती है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करें px कैसे बनेगा, py कैसे बनेगा, pz कैसे बनेगा, तो देखो हम क्या करते हैं, अक्ष बनाते हैं 3। कितने अक्ष बनाते हैं सखत? 3 अक्ष बनाते हैं, px, py और pz। ठीक है, ये कह रहे इनके फोटो, अरे फोटो नहीं होते, वो चित्र होते हैं। क्या कुछ भी बोलते हो, इनके फोटो। तेरे फोटो खुशी से यार। px, py और pz ये 3 कक्षक होंगे अपने पास। ठीक है, ठीक, ये 3 कक्षक होंगे जिनके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। अब कौन सा px होगा, कौन सा py होगा, कौन सा pz होगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखो इसको अगर मैं कहता हूं px कक्षक, इसको मैं कहता हूं py कक्षक, और इसको कहता हूं pz कक्षक, तो ये हो गया py। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्या इसको हमने कह दिया x अक्ष, इसको कह दिया y अक्ष, इसको z। ये लाड लो x, ये y और ये z, ये x, ये y और ये z। तो भाई साहब होता क्या है, जब px की बात करते हैं तो पालियां x अक्ष पर बनती है। कहां बनती है? x अक्ष पर बनती है। थोड़ी और गहरी पाली बना देता हूं ताकि और क्लियर हो।
कहां बनती है? एक्स अक्ष पर बनती है, ठीक है। मगर हमने तो वाई अक्ष पर बना दी हैं, ये लो, ये एक्स अक्ष पर बन गई है, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जब y की बात करेंगे तो पाली कहां बनेगी? y अक्ष पर बनेगी। कहां बनेगी? y अक्ष पर बनेगी, ठीक है। और लाड लो, जब z की बात करोगे, ठीक है, क्या जब z की बात करोगे तो कहां पर पालियां बनेंगी? z अक्ष पर पालियां बनेंगी, x y z, ठीक है ना। देखो अब यही पूछा कि पाली क्या है, ये बहुत 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 ज्यादा गलत बात है। क्यों? क्योंकि भाई अगर यहां देखते तो पता चलता कि नाभिक मूल बिंदु पर होते हैं और प्रत्येक भाग जो पी कक्षक है उसके दो भाग होते हैं जिन्हें पालियां कहते हैं। पाली क्या है? ये जो आप बना रहे हो ना, ये जैसे ये वाला भाग जो है ये पाली है और ये वाला भाग जो है ये पाली है, ठीक है जी हां। अब रही बात ये कि सर पी कक्षक और पी उपकोष, पी कक्षक और पी उपकोष, इनमें क्या अंतर है सर? ठीक है, तो भाई पी जो है कक्षक के रूप में अगर हम लोग बात करें तो कक्षक में पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो कि मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और जब आप पी उपकोष की बात करोगे तो इन सबको मिला दो। किसकी बात करोगे? जब पी उपकोष की बात करोगे तो इन सबको क्या कर दो? मिला दो। बस ये बात है इनमें, ठीक है ना जी हां, सिंपल बात है ये, अपने पास बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, ठीक है बस। चलिए इसके बाद आगे अगला कक्षक आता है और अगला कक्षक कौन सा है? डी कक्षक है ना। मगर एक बात समझो, एक बात के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था जो आप यहां पर देख सकते हो। क्या? कक्षक में वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता 0 होती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? नोड या नोडल तल कहते हैं। और भाई मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि पी उपकोष के पास कितने नोडल तल होते हैं, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। क्यों? गलत थोड़ी कह रहा हूं। पी कक्षक जो होते हैं उसके पास कितने नोडल तल होते हैं यह आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो यहां से यह बात हमेशा ध्यान रखना, जो px है ना चलिए बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है ना। देखो अब यहां से ये ध्यान रखना कि px के लिए नोडल तल क्या होता है? px के लिए क्या? px कक्षक में या कक्षक के लिए कौन सा तल? नोडल तल। नोडल तल कौन सा लाड लो? जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, जी हां, क्या? जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, हां ठीक है, संभावना जो है वो न्यूनतम होती है, 0 होती है। तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष पर, देखो यहां से पता चल रहा है ना, एक्स पर क्या है? पालियां हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पाया जाएगा, तो इसके लिए नोडल तल क्या हो जाएगा? वाई और जेड, ये दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? वाई और जेड। वहीं दूसरे नंबर पर बात करें तो पी वाई कक्षक के लिए, किस कक्षक के लिए? पी वाई कक्षक के लिए नोडल तल क्या होगा? किस कक्षक के लिए? पी वाई कक्षक के लिए। तो y में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो नोडल तल क्या होगा? x और z, ठीक है ना जी हां। और रही बात क्या? पी जेड, तो पी जेड कक्षक के लिए नोडल तल क्या होगा? z में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां नहीं पाया जाएगा? x और y में। कहां नहीं पाया जाएगा? x और y में। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? x y, बस इतनी सी बात है। तो px कक्षक के लिए नोडल तल yz हो जाएगा, वहीं py कक्षक के लिए नोडल तल xz हो जाएगा, और रही तीसरी बात pz कक्षक के लिए नोडल तल xy हो जाएगा। ये होंगे हमारे पास। इसके बाद मैं आप लोगों को अब पढ़ाने वाला हूं जो z कक्षक है उसकी ज्यामिति या आकृति, ठीक है ना। किसकी? z नहीं, d जो कक्षक है उसकी ज्यामिति, ठीक है, किसकी? d की। P, देखो सुनो मेरी बात, P उपकोष होता है, उपकोष में कक्षक होते हैं,
घर के अंदर जैसे कमरे होते हैं ना, तो घर, उसके अंदर कमरे, कमरे क्या है, कक्षक है। घर आपके पास उपकोष है, बस इतनी सी बात है। ठीक, तो अब देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, अब हम पढ़ने वाले हैं डी कक्षक की आकृति। किसकी आकृति, डी कक्षक की आकृति। तो मेरे तो सभी लाडले ये जानते हैं क्या, कि डी कक्षक के पास, सॉरी, डी उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं, बोलो भाई। डी उपकोष में कुल कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। कितने, 5 कक्षक होते हैं, ठीक है ना। और पांचों के पांचों कैसे होते हैं, संभ्रंश होते हैं। कैसे संभ्रंश, संभ्रंश बोले तो सबकी एनर्जी जो है वो बराबर होती है, ठीक है ना, जी हां। चलिए अब इनमें अगर हम लोग बात करें तो ये 5 कक्षक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसको उठा के यहीं ले आते हैं। चलिए देखो, डी उपकोष में कुल कितने कक्षक हैं, 5 कक्षक हैं। और इन पांचों कक्षकों के नाम क्या है, ये डी एक्स वाई पहला, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। ये डैश है, माइनस नहीं है, पहले ध्यान रखना, ठीक है ना, जी हां। और लास्ट वाला क्या होता है, डी जेड स्क्वायर है। क्या है ये, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 कक्षक हैं इसमें, ठीक है। अब आगे की बात समझो, इन 5 में से जो 4 है ना पहले वाले, ठीक है, उनके लिए भी बात बताऊंगा, मगर पहले ये ध्यान रखना, इन सभी कक्षकों की ऊर्जा जो है, कक्षकों की ऊर्जा समान है, समान होती है। सबकी एनर्जी बराबर है जब तक इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, पहली चीज। वहीं दूसरी बात आगे सुनो लाडलो, दूसरी बात ये है इनके बीच में है क्या, दूसरी बात जो है वो भी बता देता हूं मैं आप लोगों को, अच्छे से और ध्यान से सुनना। पहले जो 4 कक्षक जो हमने लिखे हैं ना, कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, इन चारों की आकृति द्विडंबलाकार होती है। और 5वें कक्षक की आकृति जो होती है वो कैसी होती है, डंबलाकार होती है। कैसी, डंबलाकार, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इस बात को भी बढ़िया तरीके से मेंशन करेंगे, क्या, प्रथम 4 कक्षक, कक्षक कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की आकृति कैसी है, द्विडंबलाकार, डबल डंबल शेप्ड, ठीक है ना, जी हां, ठीक, कैसी है, द्विडंबलाकार है। और जो 5वां है ना, ठीक है, जो 5वां है कौन सा, डी जेड स्क्वायर कक्षक, इसकी जो आकृति है, इसकी जो ज्यामिति है, ठीक है, वो कैसी होती है, वो है डंबलाकार, केवल डंबल शेप्ड है। जो द्विडंबलाकार है उनमें 4 पालियां पाई जाती हैं 2 अक्षों के मध्य, ठीक है ना। किनमें, जो द्विडंबलाकार है उनमें कितनी पालियां हैं, 4 पालियां हैं। द्विडंबलाकार ज्यामितियों में या आकृतियों में कितनी, 4 पालियां
होती है। कितनी पालियां होती हैं? 4। जैसे पी में, ठीक है, पी में 2 पालियां थी, वैसे यहां पर कितनी है? 4 पालियां हैं। ठीक है ना? इनमें कितनी पालियां हैं? 4 पालियां हैं। ठीक। और इसमें अगर हम लोग बात करें जो dxy है ना, जो dyz है ना, और dxz है, इन तीनों में अक्षों के बीच में, कहां लाडलो, वापस से सुनो, कहां? जी हां, नहीं वरुण गौतम, यहां ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अक्षों के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता अधिकतम होती है, इसलिए पालियां अक्षों पर न होकर अक्षों के बीच में होती हैं। वापस सुनो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना जो होती है वो अक्षों के बीच में होती है, इसलिए पालियां भी कहां हैं? अक्षों के मध्य हैं, अक्षों पर नहीं है। ठीक है, किन में? dxy, dyz और dzx में इलेक्ट्रॉनों, अक्षों के मध्य इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना, अधिकतम संभावना कहां होती है? अक्षों के मध्य होती है, अक्षों के मध्य होती है। अतः पालियां भी कहां होंगी? अक्षों के मध्य होंगी, अक्षों के मध्य होती हैं। अब हम आपको बताते हैं कैसे होंगी। ठीक है, क्या हम आपको बताते हैं कैसे होंगी? बना देते हैं तीनों के लिए चित्र। ये देखो, ये x, ये y z, x y z, x y z। ठीक है, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर 3 ही क्यों, 5 होती हैं, तो 5 बनाएंगे, मगर अभी किन पर बात करें? dxy, तो यहां लिखेंगे dxy कक्षक, dyz कक्षक और dxz कक्षक। अब ये dxy कैसे है, dyz कैसे है, dxz कैसे है, ये हम लोग निर्धारित करेंगे। क्या? ये हम लोग क्या करने वाले हैं? निर्धारित करने वाले हैं कि dxy जो कक्षक है उसमें अपने पास जो पालियां हैं वो कहां बनेंगी। ठीक है ना, dxy में पालियां जो हैं वो x और y कक्षकों के बीच में बनेंगी। अब देखो, S कक्षक, x कक्षक कहां है? ये रहा, तो ये S कक्षक का एक भाग कक्षकों के बीच में बनानी है, ये S कक्षक का एक भाग और ये Y कक्षक का एक भाग। तो इस तरीके से पालियां बनेंगी, ये X और ये Y। ठीक है ना, इसके थोड़ा सा लगा दो इस तरीके से। ठीक, रही बात dyz की, तो देखो ये y कक्षक, तो ये y के लिए हो गई, और ये वाली जो पाली बनेगी ये z के लिए हो गई, अक्षों के बीच में, अक्ष पर नहीं भाई साहब। तीसरे नंबर पर है dxz। ठीक है, तो देखो x जो है वो तो हो गया ये, और z जो है वो हो गया ये,
तो dxz, इस तरीके से इनकी पालियां जो है हम लोग बना देंगे। ठीक, रही बात अपने पास क्या, जी हां, जो दो शेष बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, इसके बाद बच गया है dx² y² और dz²। इनमें क्या है, में अक्षों पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो होती है वो अधिकतम होती है। कहां पर, अक्षों पर, किसके, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कैसी है, अधिकतम है। होती है। इसीलिए हम लोग बात करें, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसके बीच में बात करते हैं या ये समझाते हैं, ठीक है। हाँ, एक्स वाई जेड का प्लेस चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए अतः यहां जो लॉब्स बनते हैं, जो पालियां बनती है ना, पालियां कहां बनती हैं, अक्षों पर बनती है। कहां बनती है, अक्षों पर बनती है, ठीक है। देखो चलिए, अब देखो इधर से हम लोग इनके लिए क्या कर रहे हैं, पालियां बना रहे हैं ना। पहले तो dxy, जो dx² y² और दूसरा है dz², ठीक है। देखो भाई, ये हो जाएगा x, ये y और ये z। क्या है, ये x, ये y और ये क्या है, z है। अब ध्यान से समझो भाई, ठीक है। चलो अब देखो, x² y² की बात कर रहे हैं, किसकी, dx² y² कक्षक, ठीक है। और ये हो जाएगा dz² कक्षक। क्लियर है। अब क्या है, देखो x² के लिए ये x पर पाली आएगी एक, y² के लिए y पर पाली आएगी एक, ठीक है ना। ये x पर पाली, ये y पर पाली। और जब आएगी बात अपने पास स्क्वायर की, किसकी, स्क्वायर की, तो इनके ऊपर क्या, एक सर्कल आ जाता है, इसके ऊपर क्या है, एक सर्कल आ जाता है। इससे ये बन जाएगा x² y² और उसके ऊपर क्या है, एक सर्कल आ जाएगा। क्लियर है, बस इतनी बात है। इसमें क्या आ जाएगा, एक सर्कल आ जाएगा। वहीं इसके बाद अगर हम लोग दूसरे नंबर पर बात करें, ठीक है, वहीं इसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें तो क्या है, तो अपने पास क्या है, z²। तो ये हो गया z, और स्क्वायर करने के लिए इस पर क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। ये z², क्या है, ये z² है। तो इस तरीके से x, y और z जो है उनके लिए हम लोग dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz², इनके लिए ज्यामितीय आकृतियां जो होते हैं वो बनाते हैं। अब रही बात f की, तो f कक्षक जो है उसके बारे में बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। एक लाइन बता रहा हूं, किसके बारे में, f कक्षक के बारे में। नोट डाल लो और f कक्षक के बारे में ये ध्यान से सुन लो कि f कक्षक की जो ज्यामिति है ना, वो इतनी जटिल है कि उसका अभी तक निर्धारण नहीं हुआ है। किसकी, f कक्षक की आकृति का, आकृति कैसी है, अत्यंत जटिल है, जटिल है, जो अभी तक क्या नहीं है, निर्धारित नहीं है, डिफाइनाइट नहीं है, निश्चित नहीं की गई है, नहीं है। अभी तक क्या नहीं है, ये निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है, डिफाइनाइट नहीं की गई है,
किस कक्षक की आकृति? F कक्षक की आकृति। तो सखा आज की क्लास के अंदर हमने sp, d और f सबकी आकृतियां जो हैं वो समाप्त कर दी हैं। परमाणु कक्षकों की आकृति जो है ये समाप्त कर दी है, ये पढ़ ली है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, मगर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर मैं आप लोगों से बात करूंगा अगली क्लास में। नोट्स आप लोग पीडीएफ से बना लीजिएगा। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राधे राधे।